नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोह सीरीज, जिसके अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न पत्र रहेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो विशेष रूप से बिहार राज्य में होने वाले अध्यापक पद के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके 10 टेस्ट पेपर हैं। प्रत्येक दिन एक टेस्ट पेपर का वीडियो हम हमारे इसी घटना स्टडी चैनल पर कवर करेंगे। आज पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। इस प्रैक्टिस के अंतर्गत 1 से लेकर 22 तक के प्रश्न रीजनिंग और मैथ के हैं, उनको हम नहीं कवर करेंगे। हम प्रश्न नंबर 23 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर पैर रखने वाले पहले आदमी नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा। ये अपोलो 11 अभियान के तहत चांद पर पहुंचे। इनके साथ ही बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, जिसके तहत सोन मंडल, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय तथा धनबाद मंडल आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है ए, बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से संबंधित है। इनके बारे में याद रखने वाला एक पॉइंट है कि इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 1979 में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है फ्रांस में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बना हुआ है और यह फ्रांस और अमेरिका की मित्रता को दर्शाता है। यह न्यूयॉर्क के एलिस आइसलैंड पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब है डी, गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप के अलावा जड़त्व के नियम तथा गति के समीकरण के नियम भी बनाने में योगदान किया था। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित टैंक का नाम है? इसका सही जवाब है बी, अर्जुन। भारत में निर्मित टैंक का नाम अर्जुन है। यह भारतीय सेना में 15 जून 1993 को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है बी, 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। आर्यभट्ट रूस के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था और इसके साथ ही आर्यभट्ट के प्रशिक्षण होने के बाद से ही भारत में टेलीविज़न का प्रयोग शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है द चेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। इसका सही जवाब है डी, क्षेत्रीय सहयोग। सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनले कप संबंधित है आइस हॉकी से। स्टेनले कप का संबंध है आइस हॉकी से। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्न में से कौन है? इसका
सही जवाब है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया? इसका सही जवाब है ए, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। और इस हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, याद रखना इसे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे? तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 63वें नहीं, इसकी जगह पर 73वें होगा। तो 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी। इसका सही जवाब है सी। और कोरोना काल में 2021-22 में कोई भी गणतंत्र दिवस समारोह पे अतिथि नहीं आए थे, तो सीधे इसका जवाब सी सही है, अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप में किस टीम ने खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ए, ऑस्ट्रेलिया। याद रखने योग्य ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार छठवीं जीत रही थी और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एशले गार्डनर को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 8 से 14 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका सही जवाब है बी, गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन गुजरात में किया गया। इसका थीम था पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का विषय है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ठीक। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में संपन्न आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी, बाबर आजम को। बाबर आजम को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर नामित किया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर नताली साइवर हैं, जो कि इंग्लैंड की हैं, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव हैं, जो कि भारत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है खगोलीय दूरी की लंबाई। प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लंबी दूरी ज्ञात करते हैं, या फिर दो नक्षत्रों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष द्वारा निकाली जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, खगोलीय दूरी की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 39। किए गए कार्य की इकाई होती है? इसका सही जवाब है बी, जूल। कार्य एक अदिश राशि है। याद रखने योग्य बात है, कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है, तो इसका सही जवाब है एक समान, सी। इसका सही जवाब है सी, एक समान। किसी वस्तु की एक समान गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है, तो उस गति को कहा जाता है? इसका सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है सी, घुमाव गति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42। ऊष्मा की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है डी, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है तथा तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्न तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उस पदार्थ का कहा जाता है। इसका सही जवाब है बी, प्रज्वलन तापमान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा सही है। इसका सही जवाब है सी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट जो आप लोगों को याद रखने हैं। प्रकाश का परावर्तन दो नियमों पर आधारित होता है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तरल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी। इसका सही जवाब है सी, 2। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी, 2। इस छवियों को निकालने के लिए सूत्र होता है, वो आप लोग नोट करना। n बराबर 360 डिग्री अपान 120 माइनस 1। n बराबर 360 डिग्री अपान 120 बराबर 1। ठीक है, ऐसे -1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं। इसका सही जवाब है बी, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है बी, 2। एक विद्युत कक्ष में 2 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कहलाता है। तो इसका सही जवाब है बी, परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। इसका सही जवाब है डी, न्यूट्रॉन। निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित तथा प्रोटॉन पर धन आवेशित कण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, इस्पात। इस्पात एक मिश्र धातु नहीं है। इस्पात बना होता है लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता की। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टिन का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है। तो इसका सही जवाब है ए, पानी। निम्न में से
निम्नलिखित में से पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तरल हाइड्रोजन पानी की तुलना में लगभग 14 गुना कम घनत्व का होता है। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है कि तरल हाइड्रोजन पानी की तुलना में लगभग 14 गुना कम घनत्व का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है, इसका सही जवाब है DNH3। NH3। अमोनिया वायु से हल्की गैस है तथा यह जल में घुलनशील होती है। अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है और यह जल के साथ क्रिया करके NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 53। सिरका बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है, इसका सही जवाब है D एसीटिक अम्ल का। सिरका बनाने के लिए एसीटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में एक पॉइंट जान लेते हैं कि सिरके में पाया जाने वाला अम्ल एथनोइड अम्ल है, जिसका रासायनिक नाम एसीटिक अम्ल होता है और इसका सूत्र होता है CH3COOH। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है D बोस-आइंस्टाइन संघनन। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन संघनन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है C उद्दीपन। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं क्या कहलाते हैं? C उद्दीपन। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 56। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम है, इसका सही जवाब है B केराटिन। एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम केराटिन है। ये अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं। मनुष्य में ये प्रोटीन त्वचा की बाहरी सतह यानी बालों आदि में पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 57 देखते हैं। अगला प्रश्न है। दिल के दौरे का कारण होता है, इसका सही जवाब है C हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। दिल का दौरा हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी के कारण पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे कैल्सीफोराल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है A विटामिन D। विटामिन डी को कैल्सीफोराल के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 59। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर पर आधारित है? इसका सही जवाब है A सेलुलोज। वनस्पति फाइबर का आधार है सेलुलोज। वनस्पति फाइबर यानी प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक वनस्पतिक रेशे जो सेलुलोज के बने होते हैं, जिनके अंतर्गत काटन और जूट आते हैं, और दूसरे जंतु रेशे जो प्रोटीन से बने होते हैं, जिसके अंतर्गत ऊन और सिल्क आते हैं।
अगला प्रश्न है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं की अपेक्षा मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है। तो इसका सही जवाब है बी, कमी। कमी। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं की अपेक्षा मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। और इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जान लेते हैं कि किसी देश की मुद्रा को मांग की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो और जनता की मांग पर मुद्रा सरलता से मिल जाए तो उस देश की मुद्रा को सरल मुद्रा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता है? तो इसका सही जवाब है बी, एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सार्वजनिक वस्तु की एक विशेषता है, एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता होती है कि सार्वजनिक वस्तुओं को सार्वजनिक वस्तुओं की सीमांत लागत शून्य होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम के मुख्य उपबंध हैं, पहला, संघात्मक सरकार होगी, केंद्र में द्वैध शासन होगा और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करना, तथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा मंडल और प्रांतीय शासन की व्यवस्था। ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब है सी, आयरिश संविधान। आयरिश संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं आयरिश संविधान से। इसके अलावा याद रखने योग्य बात है कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई और संघ और राज्य संबंध कनाडा से, आपातकाल उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो इसका सही जवाब है डी, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखते हैं। ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ये सही नहीं है। बी, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ये भी सही नहीं है। अगला सी देखते हैं, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है, गलत। संसद को कभी संशोधित नहीं करते हैं, ये भी गलत। इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अनुच्छेद 87 फर्स्ट के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र की और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में तथा एक साथ समाहित होने वाले सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है? इसका सही जवाब है सी, 60 दिन। सी, 60 दिन।
अब ये जान लेते हैं कि प्रश्न संख्या है 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत होता है। ठीक है, ये याद रखना कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, उपराष्ट्रपति। सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 109 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित करने का उल्लेख है और धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा में यह पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 दो के अनुसार, अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा अनुच्छेद 75 सेकेंड के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब है बी, 10 वर्षों तक। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है तो उसके लिए उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अभ्यास करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो इसका सही जवाब है बी, लीला सेठ। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी तथा साथ ही साथ ये किसी भारतीय राज्य की भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 72। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्न में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है सी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की लोक लेखा समिति से जुड़ा हुआ होता है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। याद रखने वाला पॉइंट है कि अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। भारत में चुनाव के संदर्भ में VPAT शब्द का पूर्ण रूप है ए, इसका सही जवाब है ए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। भारत में चुनाव के संदर्भ में VPAT शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ए, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे, ये तो हो गया था, एक अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है
बी 168। भारतीय संविधान के 168वें अनुच्छेद में भारत में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 में कहा गया कि राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब है बी मिजोरम। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? बी मिजोरम। 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ए भाग 9। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 में पंचायतों का गठन किया गया। भाग 9 में पंचायतों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है डी महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। यह नगर निगम का मुख्य अधिकारी होता है। महापौर नगर निगम का मुख्य अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है बी 1905 में बंगाल के विभाजन से। स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित है। इसके बारे में याद रखने वाला पॉइंट है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना, जिसके तहत 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध किया गया, जिसका विरोध कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? इसका सही जवाब है बी 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो इसका सही जवाब है जनरल डायर। विकल्प ए सही है, जनरल डायर। 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड ब्रिटिश सेना के जनरल ओ डायर से संबंधित था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड में हुआ था। इसका सही जवाब है डी 1922 में। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और इस घटना में 23 सिपाहियों की मृत्यु हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका थी? तो इसका सही जवाब है डी चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास की भूमिका रही थी। स्वराज पार्टी ने अपने आप को कांग्रेस के रूप में भी प्रचारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए लॉर्ड माउंटबेटन।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट ब्रेटन थे। श्री राजगोपालाचारी अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका सही जवाब है डी 22 मार्च को। ब्रिटिश सरकार ने 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह में समाप्त हुई। तो इसका सही जवाब है बी 20 जून 1858 को ग्वालियर में। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई। और ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई थी, ये ग्वालियर में ही। अगला पॉइंट है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और बख्त खान ने ईस्ट इंडिया का विरोध किया था। तात्या टोपे का नाम आत्मरंग पांडुरंगन था। और डी नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी बुध ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के साथ साथ शुक्र ग्रह है जिसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट है। और बुध अपनी परिक्रमा 28 दिनों में पूरी करता है, 88 दिनों में पूरी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सी लघु सप्तऋषि तारामंडल। ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखाई देने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब है डी सप्तऋषि तारामंडल। ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखाई देने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं? सी सप्तऋषि तारामंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? तो इसका सही जवाब है सी 1/4 भाग। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है तथा चंद्रमा का व्यास लगभग 3,475 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब है सी एल्युमिनियम। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु पाई जाती है एल्युमिनियम। पृथ्वी की क्रस्ट में तत्वों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है। तत्वों की दृष्टि से ऑक्सीजन और सिलिकॉन, जबकि सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? एल्युमिनियम।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ए कॉपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब है ए 40,000 किमी। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किमी। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि 40,800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें कहा जाता है वायुमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है? इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही जवाब है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। वायुमंडलीय परतों का नीचे से ऊपर का क्रम है। सबसे नीचे क्षोभमंडल, उसके ऊपर समतापमंडल, फिर आयनमंडल और फिर बहिर्मंडल आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? इसका सही जवाब है डी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजरती है और दक्षिणी अमेरिका से विषुवत एवं मकर रेखा और एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? खाड़ी। समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी या प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल होती है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्री पानी के ऐसे जलाशय जो तीन ओर से स्थल से घिरे हुए होते हैं उसे खाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? इसका सही जवाब है बी सूर्य। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसका सही जवाब है डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है और भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है तथा भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है वह दिन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है डी अमावस्या का दिन। अमावस्या का दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली कहलाती है? मिश्रित फसल प्रणाली। जब फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला प्रश्न है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है झूम। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को झूम के रूप में
जाना जाता है? इसका सही जवाब है डी, झूम। झूम कृषि को अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है तथा इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 163 मीटर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है? इसका सही जवाब है ए, इसका सही जवाब है सी, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और पूर्वी और पश्चिमी गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी, कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में पूर्णिया और लगभग बीच में पटना अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है? पर्यावरण से अभिप्राय है, इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। पर्यावरण अधिनियम 1886 के तहत पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, गरीबी कम करना। धारणीय विकास, कागज के थैले और वातानुकूल का संबंध पर्यावरणीय सकारात्मकता से है और लेकिन गरीबी कम करना पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब है बी, गरीबी कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? इसका सही जवाब है ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ए, जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, मेघालय में। सदाबहार वन मेघालय में पाए जाते हैं, खासकर ये वन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस 2022 विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पहला जल दिवस 22 मार्च 1993 को मनाया गया था और 2023 में विश्व जल दिवस की थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी। एक्सेलरेटिंग चेंज यानी कि परिवर्तन में तेजी, यह थीम रही थी 2023 में विश्व जल संरक्षण दिवस की। अगला प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इसका सही जवाब है ए, जलीय वातावरण में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का सूचकांक है, इसका सही जवाब है ए, जलीय वातावरण में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी BOD का
फुल फॉर्म है, BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न देखते हैं, खासी जनजातियाँ में पाई जाती हैं, इसका सही जवाब है ए मेघालय में। खासी जनजातियाँ मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं और खासी जनजातियों के अलावा यहाँ अन्य प्रमुख जनजातियाँ गारो और जयंतियाँ हैं। गारो और जयंतियाँ जातियाँ भी मेघालय में ही पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, इसका सही जवाब है ए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन तथा बहुत ही विषैली गैस है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से होता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही जवाब है सी हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। हरिके बैराज पर व्यास और सतलज नदियों का संगम है तथा इस नहर से राजस्थान राज्य को अधिकांश लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज राग तंत्र है, तो इसका सही जवाब है सी गोंडवाना तंत्र। सॉरी फ्रेंड, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र है, इसका सही जवाब है बी। इसका सही जवाब है बी धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र है बी धारवाड़ तंत्र। इस धारवाड़ तंत्र में मुख्यतः सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट आदि खनिज तत्व पाए जाते हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है सी धारवाड़ तंत्र। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है डी मजालखंड बालघाट में। मजालखंड बालघाट में तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, तो इसका सही जवाब है ए मध्य प्रदेश। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा के विकास की क्षमता वाले सर्वाधिक राज्य हैं, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न था ये आज का लास्ट प्रश्न है। उसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न देखते हैं, स्थल आकृति मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है, तो स्थल आकृति और मानचित्रों में रेलवे लाइनों को, इसका सही जवाब है सी काले रंग में दर्शाया जाता है। स्थल आकृति मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को काले रंग में दर्शाया जाता है। लाल रंग में मुख्यतः राजमार्गों, सड़कों और हवाई अड्डों को दर्शाया जाता है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम अगले टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।